नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नेहा शर्मा और बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी क्या है? बेटी आन है, बान है, शान है। बेटी संस्कार है। बेटी सृष्टि की धुरी है। बेटी वो सब कुछ है जिससे घर में लोच रहती है, जिससे आंगन हरा भरा रहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक अभियान, एक योजना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें हमारे समाज की एक विकृत सोच को बदलना ज़रूरी है। इस विषय को लेकर, इस अभियान को लेकर ही इसके पीछे जो सोच रही है वो यही सोच रही है कि जो हमारे समाज में जो एक परंपरा जो चली आ रही है कि बेटी को आज जीने ही नहीं दिया जा रहा है, उसे पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा है, इस सोच पर पाबंदी लग सके, क्योंकि उसे भी जीने का हक है, उसे भी इस जीवन में आने का हक है, आगे बढ़ने का हक है। क्योंकि आज कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ रही हैं, अपना नाम नहीं कमा रही हैं। वर्जनाओं को भेद कर बेटियां ही हैं जो अंतरिक्ष में अपना पांव पसार रही हैं, चाहे वो कल्पना चावला हो, सुनीता विलियम्स हो। और वहीं दूसरी ओर हम देखें तो हिमालय में अपने महिला पांव के साथ आगे बढ़ी संतोष यादव है। ये वो रूप है बेटियों का जो हमेशा हमें गौरवान्वित करता है। लेकिन एक वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा रूप भी है जो हमें शर्म से हमारा माथा झुका देता है, दिल दर्द से भर जाता है, जब बेटियां पैदा होते साथ ही या तो मार दी जाती हैं या फिर पैदा ही नहीं होने दी जाती हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपसे तारुफ कराना चाहूँगी। पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, जो कि सहायक प्राध्यापिका हैं डिग्री गर्ल्स कॉलेज में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारी दूसरी मेहमान है नीतू श्रीवास्तव जी, जो कि समाज सेविका हैं। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार। कल्पना जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी मैं। जैसा कि हमारा आज का विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है इसका उद्देश्य क्या है? वास्तव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए थी, परंतु पड़ी। देश में घटते हुए लिंग अनुपात जब चिंतनीय स्थिति में आ गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ये अभियान शुरू किया। और ये एक अभियान की तरह है और इसमें बहुत सारे हमारे मंत्रालय साथ में जुड़कर इसे काम कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य है बेटी बचाओ, मतलब घटते हुए लिंग अनुपात को सुधारना। और मैं आपको बताऊं कि हरियाणा ही वो राज्य था जहां सबसे ज़्यादा खराब लिंग अनुपात था, इसीलिए इसे हरियाणा से ही शुरू किया गया। और छत्तीसगढ़ के हम हैं और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लिंग अनुपात में श्रेष्ठ स्थिति में हैं। जी जी। और 1000 पुरुषों में 991 लड़कियां हैं यहाँ पर, और हम इसको सकारात्मक स्थिति में ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ तो ये बेटी बचाओ है और बेटी पढ़ाओ इसके साथ जोड़ा गया, क्योंकि जब बच्ची पढ़ेगी, कहा गया है कि जब एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है, और जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो यदि बच्ची शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, और ये भविष्य में ये स्थिति सुधरेगी कि जो लिंग अनुपात सुधरेगा, बच्चियों की शिक्षा सुधरेगी, और शिक्षा के साथ तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उनका स्वास्थ्य है, परिवार है, राज्य है और देश है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इसे शुरू किया गया। जी बिल्कुल। नीतू जी, जैसा कि कल्पना जी ने कहा कि जब एक बेटी पढ़ती है तो उसके साथ जो है पूरा संस्कार आगे जाता है, पूरा परिवार आगे जाता है। इस बारे में विचार रखिए अपने। देखिए, किसी भी परिवार में बेटी का जन्म एक बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि बेटी जगत जननी है, और जगत जननी ही जब आगे बढ़ेगी तो सारा देश आगे बढ़ेगा। और बेटी आगे बढ़ेगी और बेटी की वजह से समाज आगे बढ़ेगा। बेटी दो परिवारों को लेकर चलेंगी, और कहीं ना कहीं बेटी शिक्षित होगी तो एक परिवार शिक्षित होगा, और एक परिवार शिक्षित होगा तो आगे जाके समाज शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा, और इसी तरह बेटी आगे बढ़ती जाएगी और अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करेगी। जी जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी, आपने बहुत एक अहम बात कही कल्पना जी कि बेटा जब पढ़ता है तो वो सिर्फ अपने लिए ही पढ़ रहा है, लेकिन बेटी को संस्कार आगे बढ़ाकर लेके जाना होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक घर में नहीं सीमित होती है, उसको 2 कुलों का अपने पर कंधों पे बोझ लेकर चलना होता है उसको। एक जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि अभी छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी अच्छा स्तर हो गया है बालिकाओं का भी, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको, जब ये योजना, ये अभियान जो चालू किया गया, तो क्या वाकई में इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने मिला है?
बिल्कुल नेहा जी, अभी आप देखिए जो नए आंकड़े आए हैं उसमें लिंग अनुपात सुधरते जा रहे हैं। हरियाणा में भी सुधार हुआ है, पंजाब में भी सुधार हुआ है, और सभी राज्यों में देश का जो ओवरऑल भी लिंग अनुपात सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है। और इसके साथ में आप देखिए कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर 2 महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में हमारी जो राज्यपाल थी अनुसुईया उइके जी, वो भी महिला थी। तो यहाँ पर इतने ऊपर पदों पर महिलाएं जो सुशोभित हैं, वो कहीं ना कहीं देश में एक संदेश जाता है। जब गणतंत्र दिवस की परेड इस बार हमने देखी तो लगभग सभी विंग्स में, चाहे वो मिलिट्री हो, आर्मी हो या सांस्कृतिक हो या कोई भी स्टेट हो, उसमें जो थे उसको लीड महिलाएं ही कर रही थी। तो ये इसी शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही परिणाम है कि देश में लगभग हर जगह महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, नए नए मुकाम हासिल कर रही हैं। और इससे समाज में, क्योंकि आप देखिए ये सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, सिर्फ संविधान का मुद्दा नहीं, उसमें तो हमने सब सही कर दिया। ये एक सामाजिक सोच की बात है जिसे सुधारना है, और ये तभी सुधरेगा जब हम बातें कम और काम ज्यादा करेंगे। जी, आपको रोकना चाहूँगी नीतू जी, जैसे कि कल्पना जी ने कहा कि ये एक सामाजिक मुद्दा है। ठीक है, हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं, हमने योजनाएं बनाई हैं, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है। ये एक प्रकृति की ओर देखते हुए, एक समाज की ओर देखते हुए या उसकी जिम्मेदारी को देखते हुए आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो जिस प्रकार से एक प्रकृति होती है वो जितनी हरी भरी होती है उतना ही समाज सुंदर दिखता है, देश सुंदर दिखता है। उसी प्रकार बेटियां होती हैं, और बेटियां एक प्रकार से जितनी खुश होंगी, जितनी बेटियां आगे बढ़ेंगी तो समाज उतना ही खूबसूरत दिखेगा। और सही मायने में देखा जाए तो एक परिवार में एक बेटी का होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक बेटी एक आगे चलकर एक माँ बनती है, किसी की पत्नी बनती है, किसी की दादी बनती है, किसी की नानी बनती है। तो इस प्रकार से एक बेटी बहुत सारे कैरेक्टर को निभाते हुए आगे चलती है। तो कहीं ना कहीं वो एक जन्म देने वाली तो होती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चरित्र निर्माण करने वाली भी होती है। तो कहीं ना कहीं बेटी का होना बहुत आवश्यकता है और बहुत ज़रूरी है। और इस पे जो भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, और कहीं ना कहीं इससे काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है, और यकीनन आगे भी बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। जी बिल्कुल, परिवर्तनों की बात होती है, जैसा नीतू जी ने कहा है। कल्पना जी, जैसे कि ये जो बात हुई, जो ये कुप्रथा ही हम कहेंगे इसको, जो चली है सामने की, अभी कुछ दिनों पहले पेपर में भी हमने देखा कि बच्चे पैदा हुए हैं और 15 दिन की बच्ची है, उसके पिता ने ही उसको कुएं में फेंक दिया, माता पिता उसको मार दे रहे हैं या पैदा नहीं होने दे रहे हैं। क्या लगता है क्यों ये इस कुप्रथा की शुरुआत हुई? ऐसा हुआ कि नहीं, हाँ बेटियों को हम जीने नहीं देंगे? नेहा जी, ये बहुत दुख की बात है, और ये अक्सर हम अखबारों में पढ़ते ही रहते इस तरह का कुछ ना कुछ। तो इसके पीछे हमारी जो सामाजिक सोच है कि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि बेटा वंश को आगे बढ़ाएगा, या कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको निभानी पड़ेगी। दहेज वगैरह की चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भारत में ये चीज़ें जो कुप्रथाएं जुड़ती चली गई हैं, इनसे कई परिवार डर जाते हैं। पर आप देखिए कि अगर बच्ची शिक्षित है, और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले परिवार में माता पिता की है। तो माता पिता को बच्चों को सिर्फ पुस्तकें पढ़ना नहीं, लड़कियों को स्पेशली मैं कहूँगी सेल्फ डिफेंस कि आत्म सुरक्षा के गुर स्कूलों में, विशेष रूप से कन्या महाविद्यालयों में बिल्कुल कंपलसरी कर दिए जाने चाहिए। और अगर नहीं हो रहा तब तक माता पिता स्वयं से कहीं से ट्रेनर अरेंज करें, क्योंकि आत्मरक्षा अगर करना लड़कियां सीख जाएंगी तो वो बिल्कुल नहीं डरेंगी, बिल्कुल नहीं झिझकेंगी, और आधी रात को भी अपना काम करने के लिए वो निकल पाएंगी। दूसरा, दहेज प्रथा पे भी इतनी कार्रवाई हो रही है, तो ये लड़कों को भी जितना हम लड़कियों को सिखा रहे हैं उतना ही लड़कों को भी सिखाने की जरूरत है कि वे एक अच्छी लड़की के अगर चाह रहे हैं तो उन्हें दहेज को ना कहना चाहिए। इससे जो परिवार डरते हैं कि हम गरीब परिवार कई बार डर जाते हैं कि हम दहेज कहाँ से जुड़ाएंगे, और बहुत बड़ी समस्या है ये कि जिनके पास अगर उतना धन नहीं है, पैसे नहीं है, लोग अपने घर बेच रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, जो छोटे जिनके पास नहीं, उनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि आखिर अगर कोई अच्छे घर में अपनी बेटी की शादी करना चाहता है तो सबसे बड़ी बात है कि वो इतने पैसे कहाँ से अरेंज करें। बिल्कुल, तो ये एक कुचक्र है, इस कुचक्र को तोड़ना पड़ेगा। हालांकि इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी कि ये जो भ्रूण हत्या कराते हैं लड़कियों की,
वो ज़्यादातर गरीब तबके के लोग नहीं होते, बल्कि ये सक्षम लोग हैं। और बहुत दुख की बात है कि शिक्षित लोग भी हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि मतलब अक्सर हम सोचते नहीं, तो जैसे कि हम अक्सर सोचते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, वो ज़्यादा जनरली ये सोचा जाता है कि वो ज़्यादा ही भ्रूण हत्या कराते हैं या वो ज़्यादा लड़कियों को मारते हैं। तो आप इसको कैसे देखेंगे कि क्या वाकई में अशिक्षित लोग ही ये काम ज़्यादा कर रहे हैं? नहीं, इस जगह मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ये जो भ्रूण हत्या है ये शिक्षित या अशिक्षित को हम नहीं कह सकते। जो अशिक्षित होता है वो कहीं ना कहीं बहुत से काम मजबूरी में कर लेता है जी। लेकिन शिक्षित व्यक्ति तो सब कुछ जानता है। तो चंद समय की खुशी के लिए कई लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं आती हैं कि उनको भ्रूण हत्या करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत गलत है। और अगर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं तो या तो उसे आने मत दीजिए, और अगर वो आया है तो आप उसकी हत्या ना करिए। क्योंकि आप एक बार कल्पना करके देखिए कि आप एक बार आंख बंद करके देखिए और आप सोचिए, एक बच्चा जो अभी जन्म भी नहीं लिया, जी 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 जिसके अंग भी नहीं बने, उसको आप खराब करेंगे। जी 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 ये अपने आप में अमानवीय बहुत है, अमानवीय बात हो जाती है कि अच्छा, इसी सोच को हमको आगे बताना है, लोगों को समझाना है कि आखिर आप सिर्फ ये जनरली सोचा जाता है, या मेरे ख्याल से अच्छे डॉक्टर्स ये काम करते हैं। हालांकि अभी इलीगल हो गया है, लेकिन एक टाइम पे ये धड़ल्ले से होता था और पता नहीं चलता था। वो इस तरीके से शायद पेशेंट्स को या उनके पेशेंट तो कहना गलत होगा, माताओं को तो मेरे ख्याल से पता भी नहीं होता है, कई माताओं को, कि उनकी भ्रूण हत्या होने वाली है। ये बातें सिर्फ पिता या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो ससुराल वाले हैं, उन लोग तक ही ये बातें सीमित होती हैं। तो ये किस तरह से इसको समाज में अवेयर करना चाहिए, समझाना चाहिए कि ये भ्रूण हत्या भी एक आप जीव हत्या ही कर रहे हैं। ये एक आसान प्रोसेस नहीं है कोई। देखिए, लड़कियों के लिए जब तक जीना इजी नहीं होगा और लड़कियां जब तक आगे संघर्ष खुद करके नहीं बढ़ेंगी, तब तक वो दिक्कत है। आप देखिए, हरियाणा में ही जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या हुआ करती थी, वहीं से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी बाहर निकल कर आ रही है, और वो भी लड़कियां निकल कर आ रही है। चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो शूटिंग हो। आप देखिए, 2 दादियाँ थी, चंदो तोमर, और है ना जी, फिल्म भी बनी है उनके ऊपर। तो वो एक आप देखिए कि एक पूरी जनरेशन ने चेंज कर दिया। जब एक दादी बाहर निकल कर जाती है अपनी पोतियों के लिए, तो ये हरियाणा में नहीं, पूरे देश में एक मैसेज जाता है। आप देख लीजिए कि कोई भी हमारे यहाँ पे पहले पुरुष खेल को बहुत महत्व दिया जाता था, अब लड़कियां भी, चाहे वो हम पीवी सिंधु जी को आप देख लीजिए, चाहे सानिया मिर्जा जी को देख लीजिए, साइना नेहवाल जी को देख लीजिए, और अभी लगातार इतने सारे मेडल्स लड़कियां लेकर आई। इंडियन क्रिकेट टीम भी जीत कर आई है, फीमेल क्रिकेट टीम। तो ये जो लड़कियां अब जूझ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उनके माता पिता उनको आगे बढ़ने में सहयोग कर रहे हैं, वो धीरे धीरे समाज की मानसिकता में परिवर्तन आता जा रहा है। और अब लड़कियों के जन्म पर इतनी योजनाएं हैं, लड़की के जन्म पर शुभकामनाएं दी जाती है, उनको कुछ राशि प्रदान की जाती है। सोच जो है काफी बदली है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी जी जी अभी, क्योंकि वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से जो है आजकल महिलाएं, लड़कियां हैं जो हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर रही हैं, जूझ रही हैं, और कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं। हम हर जगह हम देख रहे हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम अक्सर जो है एक ग्रामीण तबके में रहने वाले जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हमारी बच्ची पैदा हुई है तो अगर हम उसे शिक्षा देंगे तो हम उसके पीछे खर्च करने पड़ेंगे, पैसे लगेंगे, या फिर अगर वो पैदा हुई है तो उस पर हमको आगे उसकी मेडिकल फैसिलिटी हम कैसे करेंगे, आगे शिक्षा के लिए हमको कितने खर्चे उठाने पड़ेंगे। इस सब चीज़ों को लेकर भी जो है हत्याएं जो है आगे बढ़ती हैं।
इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नीतू जी, आपसे बताएं। देखिए, समस्याएं तो बहुत से हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान भी है। जिस तरह से भ्रूण हत्या को रोका गया है, उसी तरह से बेटियों को आगे पढ़ने के लिए सुकन्या समृद्धि योजनाओं का भी चालू किया गया है। कहीं ना कहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बेटी के लिए इतनी सारी चीज़ें कर दी, और कहीं ना कहीं अक्सर क्या होता है कि जो मतलब गरीब तबके के लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो सरकारी योजनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाते जी। और कहीं ना कहीं योजनाएं तो चालू हो जाती हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार भी उतनी ही तेज़ी से होगा, तभी इन योजनाओं का लाभ कमज़ोर वर्ग के लोग तरीके से उठा सकते हैं। क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि आज मेरी बेटी हुई है, तो वो ये सोचते हैं बेटी आई तो वो आज से उससे 18 साल बाद की बात सोचने लगते हैं कि मैं इसकी शादी कैसे करूँगी या मैं इसको शिक्षा कैसे दूंगी। तो आज ये सारी चीज़ें बहुत सरल तरीके से हो गई हैं कि बेटी का एक जब जन्म होता है तो जो योजनाएं चालू की गई हैं उसमें 10 साल के पहले आप अपनी बच्ची का कुछ जमा पूंजी कर सकते हैं, जो उसके 18 साल बाद उसको मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से वो उसके जमा पूंजी जो होती है उसके शादी ब्याह के लिए भी हो जाती है। अगर बीच इनके साथ ही साथ बेटिया के जन्म पर भी कुछ राशि जो है सरकार द्वारा दी जाती है, और शिक्षा भी अब लड़की कन्या शिक्षा की एक तो निःशुल्क भी है और कहीं कहीं पर बहुत बड़ी स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। इसके अलावा कई जिले जो हैं वो उन जिलों में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो राज्य में जो ऊंचे पदों पर लड़कियां हैं उनके साथ एक दिन लड़की बिता सकती है, जिससे उस लड़की को प्रेरणा मिले और उसके गांव को प्रेरणा मिले। इसी तरह कुछ कुछ राज्यों में हम देखते हैं कि बेटी जन्म पर वृक्ष लगाया जाता है, कुछ राज्यों में इसको बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो अब जो है छोटे छोटे स्तरों पे गांवों में भी ये संदेश गया है कि लड़की का जन्म भी उत्साह की बात है, क्योंकि ये जो छोटा सा एक टेन्योर था जिसमें लिंग अनुपात बहुत घटा, और उसमें हमने देख लिया कि अगर बेटों से बेटियां कम हुई तो इसके दूरगामी परिणाम समाज में बहुत बुरे पड़ने वाले हैं। और बाद में लड़कों को विवाह के लिए लड़कियां नहीं मिलती, उसके कारण लड़कियों को या तो वो खरीदते हैं या कई भाइयों में एक लड़की आती, तो इससे जो उनकी अगली पीढ़ी भी खराब होती है। दूसरा, वो लड़कियों का और स्थिति बुरी हो जाती है और उनकी खुद की बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहती हैं। तो हमने समाज को एक छोटे समय में संदेश पहुंच चुका है। ये अपने आप में आप देखिए, अगर हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, हमको बहन चाहिए, हम नवरात्रि पूजते हैं, हमको लड़कियां चाहिए, हम हर समय एक बेटी को हम सामने लाते हैं, उसकी हमको आवश्यकता होती है। लेकिन जब हमको जीवन भी चाहिए तो हमको माँ तो चाहिए, पत्नी तो चाहिए, तो फिर अब जब बेटी नहीं लाएंगे तो फिर ये सारी चीजें हमको कहाँ से प्राप्त होंगी? खत्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जिससे हम बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं कि मतलब बेटी की सुरक्षा कैसे करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हर परिवार में बेटे को ये चीज़ ज़रूर सिखाना चाहिए कि जिस तरह से तुम अपनी बहन का केयर करते हो उसी तरह से बाहर भी जो लड़की हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बीवी है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में एक भाई के साथ एक बहन का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब वो बचपन से अपनी बहन के साथ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो सीखता है लड़की कैसे होती है, लड़की की कैसे केयर की जाती है। भाई के साथ बहन नहीं और 2 बहनें भी हैं, तो उनका परिवार को उसी तरीके से स्वागत तक करना चाहिए कि वो तो भगवान के हाथ में, या कहते हमें नहीं पता। तो अगर ईश्वर ने हमें जो भी दिया, चाहे बेटा दे या बेटी दे, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। देखिए, बेटियां तो घर की रौनक होती हैं, बेटियों से आलता है, रंगोली है, मेहंदी है, बेटी से तीज है, त्योहार है, बेटी से 2 घरों की लाज है। और बेटियां, आप देखिए कि जो बेटी में जो संवेदनशीलता है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो जल्दी से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहती है, परिवार के लिए को भी आगे संभालते हुए। बिल्कुल। आप देखिए कि ज्यादातर शिक्षिकाएं, अगर हम देखें रेशियो, तो शिक्षिकाएं लड़कियां होती हैं, और वो लड़कियां इतने मतलब बहुत ज्यादा संवेदनशीलता से बच्चों को पढ़ाती। एक मातृत्व, स्त्रीत्व, कोमलता का गुण तो लड़की में वैसे ही होता है। तो जब तक समाज को अगर सुंदर बनाना है तो बेटियों का स्वागत करना ही होगा। जैसे कि आप भी शिक्षिका ही हैं और ज्ञान बांटती हैं, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि अगर हम इस एजुकेशन को हम स्कूल के थ्रू शुरू करें, चाहे क्योंकि बच्चे, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, और अगर हम स्कूल के स्तर से शुरू करते हैं
तो क्या लगता है आपको? जी, स्कूल से ही बच्चों में भेदभाव ख़त्म कर देने चाहिए। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये माता पिता को भी बचपन से ही बच्चियों का जो भेदभाव उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और अभी आप देखिए कि उनको जब मौका मिल रहा है तो मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ाती हूँ 20 साल एक बच्ची हमारी IAS क्लियर किया है। जी। और हर फील्ड में आपने खुद बताया, साइंटिस्ट बन रही हैं लड़कियाँ, डिफेंस में जा रही हैं। अभी आप देखिए कि बहुत ज़्यादा आंतरिक सुरक्षा है वो भी लड़कियाँ संभाल रही हैं। और जो ट्रेडिशनल काम थे, टीचिंग का, बैंकिंग का, ये सब तो कर ही रही हैं। और एक सबसे बड़ी बात, एंटरप्रेन्योरशिप, लड़कियां अब स्वरोजगार निर्मित कर रही हैं और समझ रही हैं कि अगर अपने पैरों पे खड़ी होंगी, आर्थिक रूप से सक्षम होंगी, तो वो ज़्यादा देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और अपनी खुद की उन्नति कर सकती हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ कागजों पन्नों में ही हमें बेटी के जन्म के लिए प्रोत्साहन नहीं देना होगा। हमें अगल बगल जहाँ भी बच्चियाँ दिख रही हैं, अगर हमें कहीं दिख रहा है कि कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पुलिस आए तब कुछ एक्शन ले या ये किसी ऐसा करके हम निकल जाए। हमें तुरंत रुक के उनका सहयोग करना चाहिए, उस लड़की को घर तक छोड़ना चाहिए और उन लड़कों को सजा दिलाना चाहिए। अभी तो इतने कैमरे लग चुके हैं शहर में भी, हर जगह, तो एक्शन लिया जाना चाहिए। सुरक्षा मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अब जैसे अक्ति का त्योहार जी, अभी अक्षय तृतीया आने वाली है, बिल्कुल उसमें भी गुड्डे गुड़ियों की हम विवाह तो करवाते हैं, लेकिन ये देखा गया कि उस दौरान कई नाबालिग विवाह भी होते हैं, बाल विवाह भी होते हैं। जी, तो देखिए बाल विवाह जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं रोकना ज़रूरी है, क्योंकि गुड्डे गुड़िया का जो विवाह है एक प्रथा है, एक रिवाज है, तो उसको उसी तरह पूरा करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चियों का विवाह, ये बाल विवाह की प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। और क्योंकि अक्ति के अगले दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कल इतने केस पकड़ाए और इतने इतने गांवों में इतने छोटी छोटी बच्चियों का विवाह हुआ। तो जब तक एक वयस्क लड़की नहीं होगी, उसका मन तन और उसका ज्ञान, उसकी सजगता जब तक बड़ी नहीं होगी, सोच नहीं होगी, तब तक वो कहीं वो जो जिस हम समस्या की बात करें वो समस्या वहीं की वहीं रहेगी। तो अक्षय तृतीया एक खूबसूरत त्यौहार है जिसमें गुड्डे गुड़िया का विवाह होना चाहिए, जिसमें बिना तिथि मुहूर्त के विवाह होने चाहिए। लेकिन ये बहुत कड़ाई से, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो विवाह में आमंत्रित है उनमें से किसी को भी इस बारे में सजगता नहीं है कि बाल विवाह अपराध है और बाल विवाह, तो उसे जल्दी से रोकना चाहिए। ये सोचने के बजाय कि इस परिवार से मेरा रिश्ता खराब होगा, उसे उस बच्ची के भविष्य के लिए सोचना चाहिए। आप देखते हैं कि जिनको अवसर मिलता है वो बच्चियां पढ़ लिख कर आगे जाती हैं, और वो बच्चियां, एक बच्ची पढ़ती है तो वो अपने साथ अपनी छोटी बहनों को, अपने अड़ोस पड़ोस को भी शिक्षित करती है और आगे लेकर जाती है। और शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि अगर बेटी पढ़ेगी तभी वो आगे बढ़ेगी और सारी चीज़ों को वो खुद बदलते भी चलेगी। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में भी खासकर वहीं पे कि चलो बच्ची पैदा हो गई, बढ़ रही है, अगर शिक्षा दी भी जाए तो पहली दूसरी कक्षा तक हम उसको पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया जाता है, ड्रॉप आउट। जी बिल्कुल। ये इसका कारण ये है कि जो शिक्षा में केवल हमको कमरे नहीं देने, उनको साफ टॉयलेट्स भी देने हैं। अभी हमने देखा है कि कुछ फाउंडेशंस इस पे काम कर रहे हैं कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर जो सामाजिक सोशल प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर लड़कियों के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। और हर स्कूलों में NGOs, गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है और NGO भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को स्वच्छ टॉयलेट मिले, क्योंकि कई बच्चियाँ, ये पूरा रिसर्च आया कि स्कूल और कॉलेज जहाँ पर स्वच्छ शौचालय नहीं होते वहाँ पे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, या जो गांव से दूर होते हैं और रास्ता असुरक्षित होता है तो उन्हें छोड़ना पड़ता है, या जो छात्रावास में लड़कियां रहती वहां पर अगर असुरक्षा है तो वो छोड़ना पड़ता है। तो कुल मिला के ये हमें पता चल चुका है कि किन क्षेत्रों में हमें काम करना है जिससे अपने आप बेटियां बचेंगी भी और पढ़ेंगी भी। जी बिल्कुल। नीतू जी, जैसे आपसे मैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या खास बात आप कहना चाहेंगे शिक्षा नीति के बारे में, व्यवस्था के बारे में? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि बेटियों के लिए जो भी किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। आने वाले समय में और भी ऐसी योजनाएं आएंगी, बेटियों के लिए करी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं योजनाएं बहुत आएंगी, लेकिन इसमें हर एक परिवार का योगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शासन प्रशासन से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपनी जगह एक तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं
हमको अपने परिवार में, अपने समाज में भी कुछ ऐसी चीज़ें लागू करनी हैं कि शासन प्रशासन का साथ हम भी दें। ऐसा नहीं है कि सारी योजनाएं जो आ रही हैं वो ही संभालें। हमको भी घर में अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कुछ अपने संस्कार देने पड़ेंगे ताकि बेटियों को लोग समझें। जी, क्योंकि जी। समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उसके लिए कितना भी करेंगे तो भी वो शायद कहीं ना कहीं अधूरा ही होगा। हाँ, मतलब हमको अपनी समाज में सोच को बदलना होगा। बहुत बदलना। जी, जी। मेरे कहने का मतलब, अगर एक लड़की अगर कुछ कर रही है, मान लीजिए एक बेटा कहीं जा रहा है तो कोई उससे सवाल नहीं कहता, लेकिन अगर एक लड़की अगर कहीं जा रही है तो वो सवाल किया जाता है कि तुम कितने बजे तक आओगी, बिल्कुल, मतलब हमको तुम कैसे सवाल करोगे। तो लड़की ये से बिल्कुल आप ठीक ये बोल जो रही थी सवाल है, ये जो सवाल है, जिस दिन ये सवाल रुक गया ना, उस दिन बेटी स्वतंत्र है। मैं भी यही कहना चाहूंगी और कि बेटियों से ये कि तुम कब आओगी, या तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, या तुम इतने बजे क्यों जा रही हो, इस तरह के जो सवाल बेटियों से पूछे जाते हैं वो सवाल रुकने चाहिए। और बेटों से पूछना चाहिए कि तुम जा रहे हो तो तुम दूसरी लड़की को भी तुम सुरक्षित करो। तो हम, और हर जगह पे सारा दोष जब समझ में नहीं आता तो लड़की के सर पर जो ठीकरा फोड़ा जाता है उसे अगर रोक देंगे तो कहीं ना कहीं लड़कियों का आत्मसम्मान बढ़ेगा, वो सुरक्षित होंगे, उनका बिल्कुल, गौरव जैसा कि बढ़ेगा, उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। और जो एक प्रकृति का बड़ा अनमोल तोहफा है और बड़े अनमोल रिश्ते देती है। एक हम कह सकते हैं कि यदि सिर्फ सरकार को, सिर्फ प्रशासन को ही नहीं इस पे बनाने अभियान, सबको, हम समाज को भी, हमको अपनी सोच जो है वो सबको इस चीज में बदलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। ये बहुत ही बेटी बिना घर सूना है। जी जी जी। और आज बेटियां हैं, जिस तरह से आप 365 दिन में 9 दिन जो आप देवी का उपासना करते हैं और उसकी भक्ति करते हैं, कहीं ना कहीं वो 9 दिन आपको सिखाता है कि आप बिल्कुल हमें सुरक्षा भी सीखनी चाहिए। और ये बहुत ही अहम विचार आप दोनों मेहमान यहाँ पर आए और अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तीनों भी तो बेटियां हैं और हम बेटियों की माएँ भी हैं, तो हम बेटियों को समझते हैं और हम उनकी खूबसूरती को महसूस करते हैं। तो हमें बेटियों को जो है उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें अपने जीने का अधिकार देना चाहिए। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।